Vivan, good evening. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. एक सेकेंड बस रुक जाइए. Good ओके. evening. गुड इवनिंग. देखो Good evening. गुड इवनिंग मैम. देखिए, Evening, सॉरी ma'am. सॉरी सॉरी. चलो ठीक है. तो आर्ट एंड कल्चर के नोट्स कहाँ से बनाने थे वो मैंने थोड़ा सा बता दिया. ठीक है, आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम है. रुक जाइए. वन बाय वन. ठीक है. पहली बात तो जो भी प्रॉब्लम है आप लोगों की उसका सोल्यूशन दो तीन लोगों की कॉमन प्रॉब्लम है वो बता देती हूँ. आर्ट एंड कल्चर से मैंने ऑलरेडी ऑडियो में बताया है. म्यूट कर लीजिएगा प्लीज़. दो क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज पूछे ही जाते हैं. ठीक है, म्यूट कर लो भाई. दो क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज पूछे जाते हैं. ठीक है, और जो थीम से पूछे गए हैं वो मैंने ऑडियो में बता दिया है आपको. अगर आपने ऑडियोज सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये नहीं कि आप ऑडियोज को इग्नोर कर दें. इंटू टू में सुन लो, टाइम बचा लो, लेकिन सुनो ज़रूर. तो उसमें थीम्स हमारी सारी कवर हो गई है. और उसके अलावा आर्किटेक्चर, लिटरेचर, स्कल्पचर, इनसे यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछे गए. ठीक है, जो पपेट्री, म्यूजिक, ये वाला यूपीएससी में भी थीम नहीं पूछा गया है. यूपी पीसेस तो केवल 4-5 साल का ही हुआ है. राइट. तो हमने उसी थीम के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगी कौन कौन से करने हैं. आज करेंगे दो क्वेश्चंस, फिर आगे आने वाले दिनों में भी हम एक दो चार क्वेश्चंस कवर करेंगे. राइट. तो वो आपको चीज़ में थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि अगर आर्ट एंड कल्चर करना है तो एक एक टॉपिक करें. हमको पता है किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. आर्किटेक्चर में वैसे एंशियंट का पार्ट ही पूछा गया है. ठीक है, और जैसे गुप्ता एज से गोल्डन एज पूछा गया, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो यूपी पीसीएस में पूछे गए. यूपीएससी में वैसे नहीं पूछे गए. लेकिन हमारा काम क्या है कि अगर दिल्ली सल्तनत का एक बार आर्किटेक्चर पूछा गया है यूपीएससी में, तो हम जब आर्किटेक्चर वाला पार्ट करें तो हम उसको भी कवर कर लें. राइट. हम थोड़ा ज़्यादा ही करेंगे, कम नहीं करेंगे. लेकिन ये भी नहीं है कि अब हम पूरी नितिन सिंघानिया पढ़ रहे हैं बैठ कर एक एक चीज़. ठीक है, तो थोड़ा सा स्मार्टली हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है. दूसरी चीज़, इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हिंदी का. जैसे मैंने आज आप लोगों को कुछ नहीं दिया. ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी थोड़ा थोड़ा बोलती रहूँ ताकि आप हिंदी भी करते रहें, ऐसा ना हो भूल जाए. हिंदी में बेसिकली दो सोर्सेज हमारे रहते हैं. ठीक है, दो सोर्सेज में एक हम पीवाई यूज़ करेंगे. राइट. पीवाई क्यूज प्लस कोई एक स्टैंडर्ड बुक. ठीक है, लेकिन एक वैसे तो मैंने रिकमेंड किया था कि एक हरदेव बहारी, पीएन पांडे टाइप की कोई किताब खरीद लो. ठीक है, रुक जाइए रुक जाइए. ठीक है, वो खरीद लो और कोई पीवाई क्यू की बुक खरीद लो. ओके, आई विल बी टेकिंग द सजेशंस. वेट, पहले बोल लूँ वरना फिर डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा. ठीक है, क्या बता रही थी. ओके. ठीक है, तो आई वाज सेइंग कि दो ऑप्शंस हैं. ठीक है, बता रही हूँ. ठीक है, क्या हिंदी के लिए दो ऑप्शन है हमारे पास. पी वाई क्यूज हमें करने हैं. पहले हम पी वाई क्यूज करेंगे. मैं मेंस का बता रही हूँ, आर ओ आर ओ की बात नहीं कर रही हूँ. आर ओ आर ओ वालों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा. कुछ 4-5 टॉपिक्स होते हैं वो हमको करने होते हैं. ठीक है, तो वही हमको करने हैं. अगर विलोम वगैरह तो हम विलोम से लर्न करना शुरू करेंगे. पी वाई क्यूज लर्न करेंगे, फिर एक स्टैंडर्ड बुक हरदेव बहारी या फिर पी एन पांडे टाइप की लर्न करेंगे. लेकिन आज मुझे कुछ सजेशंस मिले हैं कि आदित्य पब्लिकेशन जो किताब है उसमें सारी चीज़ें पी वाई क्यूज भी हैं और साथ में एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है. घटना चक्र की भी किताब आती है. तो एक ही किताब में दोनों सोल्यूशन हो जाएगा. तो आपको एक हिंदी की किताब खरीद लेनी है और साइमल्टेनियसली कवर करना है. ठीक है, आप लोग कहेंगे तो दो दो दिन में वो हम कवर कर लेंगे. विलोम वगैरह जैसे मैं पूछ लूँगी कुछ क्वेश्चंस, ऐसा हम कर सकते हैं. दूसरी चीज़, वेट, दूसरी चीज़, पी वाई क्यूज़ की जो किताब पूछ रहे हो, देखो मैं ऑलरेडी कई बार बता चुकी हूँ कि किताब जो है वो कोई भी पी वाई क्यू की बहुत अच्छी नहीं है. आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी. बट स्टिल इफ़ यू आर विलिंग टू बाय तो आपको घटना चक्र का अच्छा ऑप्शन है. ठीक है, अब टॉपिक्स की जो आप लोग बात कर रहे हैं, तो मैंने टॉपिक्स ऑडियो में बताए तो थे जिसके हमें नोट्स बनाने हैं. राइट. अब उसमें भी शॉर्टलिस्ट नहीं किया जा सकता. बट एनी वेज आई विल सी अगेन, और अगर कहीं लगेगा तो मैं टॉपिक बता दूंगी. ठीक है, ये हमारी बात हुई. पूरी बात कर लूँ. उसके बाद एक और क्वेश्चन था डिस्कशन ग्रुप का. ठीक है, कि मैं डिस्कशन, देखो डिस्कशन ग्रुप मैं बनाऊंगी लेकिन मुझे कोई भी इधर उधर की बात नहीं चाहिए. सिर्फ टू द पॉइंट बात होनी चाहिए. कोई गॉसिप नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये मटेरियल दे दो, मुझे वो कर दो. अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछेंगे, वरना आप नहीं पूछेंगे. ठीक है, वरना आई विल हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट. कोई भी मुझे लगेगा इधर उधर कर रहा है तो मैं उसको रिमूव कर दूंगी. ठीक है, और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से. रिक्वेस्ट ये है कि जो क्वेश्चंस और मॉडल आंसर्स आपको प्रोवाइड होंगे उसको प्लीज़ शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं. ठीक है, तो थोड़ा सा अपने तक रखिएगा, उसको इधर उधर स्प्रेड मत कीजिएगा. ठीक है,
देन एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाता है, 2-4 बातें उस पर कर लेते हैं। देखो वैसे मैंने वीडियोस बनाए हैं, वो भी मैं शेयर कर दूंगी, तो उसको एक बार देखिएगा। बाकी इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, ये पॉइंट्स आपको पता ही होंगे, इसी उसमें लिखा जाता है। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है कि कई बार हम जब नया नया शुरू करते हैं तो हमको समझ नहीं आता कि हम पॉइंट्स में लिखें, पैराग्राफ में लिखें। तो एक अच्छा तरीका ये हो सकता है कि इंट्रोडक्शन की 2 लाइन हमने लिखी, छोटा सा पैराग्राफ हो गया, कंक्लूजन का एक छोटा सा पैराग्राफ हो गया, बीच वाले पार्ट में हम पॉइंट्स में लिखें, पॉइंट्स में या फिर सब हेडिंग्स, एक बड़ी हेडिंग डाली फिर उसमें सब हेडिंग्स डाल के छोटे छोटे पॉइंट्स लिखें, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है। दूसरा एक चीज़ हमें जो ध्यान रखनी होती है वो उसको फिगर्स, फ्लो चार्ट्स, ठीक है, ये सब आपको पता होगा, फिर भी बता रही हूँ, मेरा काम है आपको बताना। और डायग्राम्स वो सब ऐड करें। हिस्ट्री में अभी आपके पास ऐसा कोई डायग्राम है नहीं, कुछ भी इनोवेशन करके कहीं फ्लो चार्ट लग रहा है ऐड हो सकता है तो बिल्कुल ऐड करो, ठीक है। दिन में आपके टॉपिक्स नहीं कवर हो पाएंगे, थोड़ा थोड़ा आपका रह जाएगा, ठीक है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, तो आप ऐसा ना करें कि भैया हम सेशन नहीं अटेंड करेंगे, मेरे तो टॉपिक्स नहीं हो पाएंगे। थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए, एग्जाम में आप चाहे जितना भी पढ़कर जाएंगे आपको वहाँ पर नया क्वेश्चन मिलेगा, तो आप उसको कैसे फेस करेंगे, वैसे ही यहाँ पर आप फेस कर सकते हैं। कुछ जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, जब हम सोचते हैं लिखते वक्त, वहाँ पर तो सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, अभी सोच लोगे तो ये वाला सोचना वहाँ पर काम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखने का ट्राई करना। वैसे अगर हम देखें तो जो 8 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, 8 मार्कर 10 होते हैं, 12 मार्कर 10 होते हैं, ठीक है। तो जो 12 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं उसको हमें 110 से 120 मिनट में कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो 110 और 120 मिनट कितना हुआ, 11-12 मिनट हुआ एक क्वेश्चन का, सही मैथ्स बता रही हूँ ना। तो 11 से 12 मिनट में हमको ये कंप्लीट करना है, राइट। तो आज जो मैं आपको 2 क्वेश्चंस दूंगी वो 12 मार्कर्स होंगे, राइट। तो मैं आपको लेकिन 15-15 मिनट दूंगी, ठीक है, ताकि अभी आपने लर्न नहीं करा है, कुछ आपने सुना होगा, जो भी आपको उससे संबंधित कोई भी आइडिया हो तो उसको फ्रेम करने की कोशिश करना। इस सेशन का सबसे अच्छी चीज़ जो जब अगर आपको मिलेगा एग्जाम में, मेंस में लिखने का मौका, तब आपको समझ में आएगा कि जब जो हम अभी सोच रहे हैं, जो पॉइंट्स अभी हम रिकॉल कर रहे हैं, वो वहाँ पर स्ट्राइक करेंगे, वो वहाँ पर हम याद, भले ही हम चाहे जितना रटते रहे लेकिन वहाँ पर ये वाली चीज़ें याद आएंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रोडक्टिव होकर, थोड़ा सा ये सोचकर कि हाँ ज्वाइन किया है तो हमको बेनिफिट मिलेगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ज्वाइन कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि भाई इनको देख लेते हैं, इनको आता भी है कुछ कि नहीं, ठीक है। तो वो वाला कुछ लोगों का एटीट्यूड होता है कि भाई, तो वो वाला हमको नहीं करना है, हमको आना है। सत्यम 2 ग्रुप्स हैं, ये क्लैरिफाई कर दूं, जो लोग 3 महीने के हैं उनका मैंने अलग ग्रुप बनाया है, जो लोग 1 महीने के हैं उनका मैंने अलग ग्रुप बनाया, ठीक है, ताकि मुझे कन्फ्यूजन ना हो बाद में। बाकी जिसको ज्वाइन करना है वो बाद में उसको एक्सटेंड कर लेंगे। डिस्कशन ग्रुप अगर मैं बनाऊंगी तो दोनों का एक ही बनाऊंगी, और फालतू की बातें मैं एंटरटेन नहीं करूंगी, ठीक है, ताकि किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अब आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं वो मैं बाद में ले लूँ, क्या क्वेश्चन देख लेती हूँ। ठीक है, देखो, ओके, 2-3 टॉपिक्स की बात है, लेकिन हम 2-3 टॉपिक करेंगे तो हमारा ऐसे कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर मार्च एंड में कोई कह देता है मार्च एंड में है हमारा मेंस, या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक में है, तो अगर एंड तक ऐसा करेंगे पूरे 3 महीने तक हम एक एक टॉपिक कर करें, अगर हमारे पास टाइम हो तो हो जाती हैं प्रैक्टिकली चीज़ें कि हम 4-5 महीने 6 महीने लेकर चल रहे हैं, राइट। इसीलिए मैं थोड़ा सा टॉपिक्स को इतना एलैबोरेट, इतना टाइम नहीं दे रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा और स्पेसिफिक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी, आप अगर चाहेंगे मेरी हेल्प तो मैं अपनी जितनी मेरी क्षमता है उससे ज़्यादा आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी, राइट। लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि आप थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं फिर आप कह रहे हैं हमको तो फ़ायदा नहीं हुआ। आपको मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, कोई बढ़ा चढ़ाकर हवा में बातें नहीं करूँगी, लेकिन अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आई कैन गारंटी यू कि बेनिफिट होगा। और यही चीज़ें करने से मेंस निकलता है, मेंस में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ कर रही हूँ भाई, स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चंस के साथ। 2025 के लिए मैं अलग से बताऊँगी, ठीक है। और येस डेफिनेटली यू कैन ड्रॉ, और ड्रॉ करना भी चाहिए,
क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। बाकी गुप्ता का क्वेश्चन पूछा गया है तो ड्रॉ करो, एक्सटेंड छोटा सा मैप, कोई भी ड्राइंग होगी तो हम कोने में करेंगे, ठीक है। और जिसको लग रहा है कि मैं क्वेश्चंस के साथ नहीं स्टार्ट कर रही हूँ वो अभी छोड़कर बाद में देख सकता है, ठीक है। आपको अगर लग रहा है आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं तो चीज़ें बताऊंगी ना, मैं मतलब हवा में ऐसे नहीं कर सकती हूँ कि मैं कुछ बताऊँ ना। पूरा पढ़ के नहीं हो पा रहा है तो जितना हो सके उतना पढ़ने की कोशिश करो, फिर उसको वीकेंड्स में कंप्लीट करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर मैं एक हफ्ता आर्ट एंड कल्चर को दूंगी तो कैसे कंप्लीट करेंगे 3 महीने में, ठीक है। तो मैंने इसीलिए कहा है पूरा मत लिखिए, पूरा मत लिखिए, थोड़ा सा उसी से रटने की कोई, एक बार में नहीं रटता है। एक बार में हमारे पास हो जाएगा शॉर्ट लिस्टेड की ये चीज़ें हैं तो हम हिंदी की बुक्स मैंने एक जो बताई है आदित्य पब्लिकेशन और घटना चक्र, ठीक है, इससे कर सकते हो। चलिए मैं इसमें क्वेश्चंस नहीं ले रही हूँ, टाइम वेस्ट होगा, ऑलरेडी किसी ने बता दिया है मुझे कि क्वेश्चंस पूछूं डायरेक्टली। चलो तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगी, क्वेश्चन दिखाएंगे, 15-15 मिनट के 2 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। यस रहता है, ठीक है। करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन वो रैंडम ही देते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग नहीं देंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जो चाहे वो कैमरा ऑन कर सकता है, वरना अदरवाइज ईमानदार आपको अपनी तरफ से रहना पड़ेगा। कोई छोटा बच्चा नहीं है, सब लोग मैच्योर हैं, कई लोग शादीशुदा हैं, कई लोग वर्किंग हैं। तो व्हाट यू नीड टू डू इज विजन इज वेरी बल्की बट यू हैव टू चूज कि कैसे पूछा, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो बहुत अच्छा सोर्स है, इसीलिए मैंने वो बोला है, अदरवाइज मैं आपको कोई दूसरा सोर्स भी बता सकती थी, उसमें से आपको पॉइंट्स उठाने की ज़रूरत है। कोई बात नहीं, डोंट वरी, कोई बात नहीं, जितना रिकॉल कर पा रहे हो, जितना भी पढ़ा है, कुछ सी दिस इज आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर योर मेन्स। एग्जाम में भी कई सारी चीज़ें बिना पढ़ी आएंगी, ज़रूरी नहीं है जो दिन में टारगेट्स दिए जाए वो आप पूरा कंप्लीट कर ही आए, नहीं भी कंप्लीट हो रहा है तब भी पार्टिसिपेट करो। प्रीलिम्स में पढ़ा होगा अगर आज नहीं भी रिवाइज कर आए होंगे, ठीक है। 12 मार्कर, यस, 3 पेजेस, 2.5 से 3 पेजेस वो करो, अगर 3 पेजेस तक ले जा सकते हैं वेल एंड गुड। यूपीएससी वाली जो शीट्स आती है वो खरीद लीजिए, उसी में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर अलग अलग करोगे तो फिर वो वाले पेज की प्रैक्टिस नहीं होगी। यू कैन डेफिनेटली यूज योर क्लास नोट्स, जिसके पास जो नोट्स हैं वो उसी को यूज करे, उसको ज़रूरत नहीं है कि वो नए सिरे से बनाने लगे, ठीक है। अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप एक बेटर पोजीशन में, आपको अपने नोट्स को रिवाइज करना है। बस एक बार अगर मैं कोई सोर्स भेज रही हूँ तो उससे एक बार नज़रें घुमा लो कि भाई हमारा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं मिस हुई, जो मैम ने टॉपिक्स बताए उसमें से ऐसा कोई टॉपिक तो नहीं है जिसके नोट्स हमारे पास ना हो, ठीक है। यस कोई बात नहीं, जिसका नहीं हुआ है, यस इट इज़ अ गुड सोर्स, तभी बता रही हूँ, वरना मैं ना बताती। 8 मार्क्स का क्वेश्चन हमको 1.5 से 2 पेजेस का एम करना है। कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, बीच में कर देते हैं क्वेश्चन मतलब ऐसा होगा 2.5 मार्क्स की स्पेस होगी, 2.5 पेजेस की स्पेस होगी, ठीक है। तो ये भी उनका चल रहा है, तो हमें मानकर चलना है कि 1.5 से 2 पेजेस मिनिमम, 1.5 से कम तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर की प्रहार नहीं आती है मेरे ख्याल से, एक बार चेक कर लीजिएगा अगर आती हो तो, एज फार एज आई कैन रिकॉल नहीं आती। चलो अब टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, बाकी मैं डिस्कशन का सेशन बना लूँगी, सिर्फ मतलब की बात होगी वहाँ पर, और वहाँ पर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। 15 मिनट हो जाएंगे तो मैं बता दूंगी, थोड़ा सा ईमानदारी आप लोग बरतिएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं भी आपकी मदद कर पाऊंगी बेटर तरीके से। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, टेंशन नहीं है कोई, रिकॉर्डिंग रहेगी सेशन की। तो पेन और अपनी नोटबुक्स के साथ रेडी रहिए, मैं शेयर कर रही हूँ क्वेश्चन, बस 2 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, दिख रहा है क्वेश्चन? कोई बोलकर बता दो, दिख रहा है क्वेश्चन? यस मैम। No, ma'am. नहीं दिख रहा है? यस मैम, दिख रहा है ना? दिख रहा है चलो। मैम, दिख रहा है। 9:20 हो रहे हैं, आधा घंटे। मैम क्वेश्चन भी लिख रहा है और जरूरत नहीं है। क्वेश्चन अपने लिए लिख लीजिए, काम आएगा, वरना रिवाइज कैसे करेंगे। ओके
मैम वो स्क्रीन से हट गया क्वेश्चन। हमें स्क्रीन से हट गया क्वेश्चन। स्क्रीन हाँ। सॉरी मैम क्वेश्चन स्क्रीन से हट गया। सॉरी
मैम क्वेश्चन 2 एक मिनट दिखा दीजिए, स्क्रीन ऑफ हो गई है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। आया? मैम नहीं आई। नहीं आया? ना आई तो? मैम यू आर विजिबल बट स्क्रीन इज नॉट विजिबल। ऐसा कैसे? कर रही हूँ कर रही हूँ कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, वेट। विजिबल है अब? यस मैम। ठीक है। शेयर कर सकते हैं क्या मैं? क्या कर सकते हैं? मतलब आई एम डन विथ माय आंसर, तो मतलब कैन आई शेयर इट? वेट फॉर अ मिनट, 3 minutes टू गो। ठीक है।
चलिए टाइम अप हो गया। चलो अब एक बार मुझे ये बता दो, किसको किसको आंसर क्वेश्चन मैम समझ में आया? एक एक से पूछूंगी। कंक्लूजन कंक्लूजन नहीं लिखे, लिख ले या रहने दे? अभी रहने दीजिए, ठीक है, अभी रहने दीजिए, ओके। ठीक है। चलिए, तो किसको किसको आंसर समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, और वो एक बार हाथ उठा ले। जी मैम, समझ में आ गया था। ठीक है, एक बार हाथ उठा लो तो मैं देख लूंगी, अदरवाइज फिर बोलने में मुझे समझ नहीं आता, ठीक है? ओके, ठीक है, ठीक है। अब वो हाथ उठा ले जो अपने पॉइंट्स बताएगा। पहले क्वेश्चन धौलावीरा वाला जो क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे, ठीक है? ओके, चलिए। चलिए अमित, मुझे बताइए पहले वाले क्वेश्चन को आप कैसे डील करेंगे? उस क्वेश्चन को क्या समझ में आया, कैसे उसको, पहले एक फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चर हमारे आंसर का क्या होना चाहिए वो बताइए, ठीक है? अमित यादव। अब मैंने जो लिखा है मैं वो बता रहा हूँ कि पॉइंट्स में पहले एक स्ट्रक्चर बता दो मुझे, एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं रीड करना है, एक बार बताना है कि अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इंट्रोडक्शन में कौन से पॉइंट्स लिखेंगे, मेन बॉडी में क्या लिखेंगे, और उसको कंक्लूड कैसे करेंगे। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स में कई बार हम कंक्लूजन नहीं भी लिखते हैं तो चल जाता है, ठीक है? चलिए अब बताइए अमित। जी मैम, इंट्रोडक्शन में मैंने जो लिखा है कि वन ऑफ इम्पोर्टेंट साइट है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है, और इसमें डॉकयार्ड है यहाँ पर, ये मैंने मेंशन कर दिया है। कहाँ पर है और ये धौलावीरा? लेटेस्ट धौलावीरा है कहाँ? गुजरात में, प्रेजेंट डे जो गुजरात में, ये मेंशन किया है। और इट इज लेटेस्ट डिस्कवर्ड आईबीसी साइट है ये मेंशन किया है। फिर उसके बाद बॉडी में इसके जो फीचर्स हैं, इसमें मतलब यहाँ पे रिजर्वॉयर है और एफिशिएंट वाटर हार्नेसिंग सिस्टम है, उसके रिजर्वॉयर में स्विलिस गेट हैं, वो मेंशन किया है। ठीक है, और फिर? मैम, और उसके इसका सी बेस यहाँ पे और ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा है। और मैम जो हड़प्पन की जो बेसिक जो हड़प्पन आईबीसी की जो बेसिक जो फीचर्स हैं वो इसके साथ मेंशन कर दिए, जैसे सिटाडेल वगैरह जो होता है, ठीक है, जो मतलब अपर आपने पार्ट होता है। इंट्रोडक्शन लिखा, फिर आपने उसके फीचर्स लिखे, ठीक है, फिर क्या किया आपने? मैम कंक्लूजन में क्वेश्चन में जैसे पूछा था कि हाउ इट इज लेड टू द राइज एंड फॉल ऑफ आईबीसी, तो जो इसके फीचर्स थे उससे तो इसका राइज हुआ है। फिर उसके बाद जो आईबीसी का जो डेक्लाइन था कि सम हिस्टोरियंस सेड दैट कि ड्यू टू ड्राइंग ऑफ रिवर्स फॉल ऑफ आईबीसी सिविलाइजेशन, तो उसी के साथ मैंने मेंशन कर दिया कि फर्दर टाइम के साथ तो डेसिकेशन हो गया आईबीसी का, तो इसके साथ ही इसका फॉल ऑफ हो गया। ठीक है, और उसमें आपने क्या किया? फॉल लिख दिया, कंक्लूड कैसे किया? कंक्लूड में मैम इतना अच्छा नहीं कर पाया, बाकी फीचर्स मैंने बॉडी में लिखे हैं इसके। ठीक है, चलिए, ठीक है। और कौन बताएगा? गौरव, गौरव जायसवाल बताएंगे आपने कैसे लिखा है? मैम मैम आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ हाँ, आ रही है। मैम मैम एक क्वेश्चन जो था इसमें कि पहला तो पूछा था ढोलावीरा के फीचर्स क्या हैं और कैसे कैसे ये राइज और फॉल करता है आईवीसी को। तो मैंने मैम पहले फीचर्स में मतलब पॉइंट पॉइंट ऐसे किया कि इंट्रोडक्शन में क्या कल्चर। लिखा आपने? हाँ मैम, इंट्रोडक्शन लिखा है कि ढोलावीरा इज इंडस वैली साइट लोकेटेड इन गुजरात रीजन, ऐसे करके मैम लिख दिया, 2 लाइन ज्यादा बताया कि ढोलावीरा एक साइट है, आईवीसी साइट। मैंने बॉडी पे ज्यादा देखा है पहले। हम तो पहले लिखा है इसमें एक एक पॉइंट लिखा है सोशल लाइफ, तो सोशल लाइफ के आगे मैम लिखा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर रिजर्वायर इज वेरी प्रोमिनेंट, ऐसे करके लिखा है। फिर दूसरा लिखा है कि मैम मटेरियल क्या यूज हुआ था वहाँ पे, फिर मटेरियल यूज। फिर तीसरा मैम अर्बन प्लानिंग, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं मैम 3 लेयर में डिवाइड किया जाता है, अपर सिटेडल, लोअर और जो यूनिक है वहाँ का। फिर मैम चौथा पॉइंट लिखा है ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स क्योंकि मैम वो उधर कच्छ वाले की साइड में है, तो फिर ओमान और मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड हुआ करता था, एक वो पॉइंट लिखा है। फिर मैम स्क्रिप्ट और जो वहाँ की वो है, तो उसमें लिखा कि इट इज अनडिसिफर्ड टिल नाउ।
कि अभी तक डिसिफर नहीं हुई है तो वो। ये आपने फीचर्स में लिखे, अब आप राइज और नहीं। फॉल में क्या लिखेंगे? मैम राइज में मैंने ऐसे लिखा है कि मैम राइज हुआ कैसे धोलावीरा का आईबीसी से लिंक करके, कि दे हैव एबिलिटी टू कंजर्व वाटर इन अ ड्राई रीजन ऑफ गुजरात. दिस लेड टू द फर्दर एक्सपेंशन ऑफ आईबीसी इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया. अच्छा, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखा है, इट इज क्लोज टू द सी रूट. It is close to the sea route, which led to the further development of trade networks in the Mesopotamia and Oman region. उनके साथ जो ट्रेड कुल होता था. मिलाकर व्यापार को बढ़ावा मिलना आईबीसी के राइज में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक है? अब यही तो मैम कहना मैम जो ऊपर पॉइंट लिखा था ना कि मैम 3 tier डिवीजन जो होता है, तो नीचे उसी तरह बता करके कि दिस शोज दैट दे हैव अ टेक्निकल सुपीरियरिटी with respect to the other IVC sites. ठीक है। फॉल में कैसे लिखा आपने? मैम फॉल में मैम लिखा कि कैसे धोलावीरा मतलब फॉल इसकी वजह से कैसे, क्वेश्चन है इसके वजह से कैसे आईबीसी फॉल हुआ, मतलब ये है आईबीसी फॉल हुआ ये नहीं पूछा है, मतलब किसकी इसके वजह से कैसे आईबीसी फॉल हुआ है. तो मैम लिखा कि मैंने कि देयर इज अ डिक्लाइन विद द ट्रेड विद द अदर कंट्रीज के साथ जो सिविलाइजेशन का डिक्लाइन, उसमें डिक्लाइन होने लगा. उसकी वजह से आईबीसी का जो एक जो स्ट्रॉन्ग ट्रेड हुआ करता था उसमें डिक्लाइन हुआ. फिर दूसरा मैम लिखा कि मैम जो रिवर्स वहाँ पे जो बोगावा रिवर हम लोग पढ़ते हैं, बोगावा रिवर वो धीरे धीरे उसमें सूखने लगी, वो ड्राइड हो गया. तो उस वजह से मैम ट्रेड जो है फर्दर और डिक्लाइन हो गया. और मैम क्लाइमेट चेंज का भी इम्पैक्ट मैम रिस्पेक्ट में लिखा, ठीक है, ये चीज हमको ध्यान रखनी है। वेरी गुड। फिर मैम क्लाइमेट चेंज का भी इम्पैक्ट लिखा कि मैम क्लाइमेट चेंज एक हेडिंग दे के आगे लिखा कि मैम रिवर्स जो बोगावा रिवर है वो सूख गई, तो इस वजह से मैम ओवरऑल जो आईवीसी का डिक्लाइन. तो 2-3 पॉइंट मैम ऐसे लिखे हैं हम. ठीक, कंक्लूड कैसे किया? मैम कंक्लूजन में लिखे हैं कि उतना तो नहीं लिखे मैम, फिर मतलब कंक्लूजन में समझ में नहीं आया क्या लिखे, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, समझ में नहीं आया कंक्लूजन क्या लिखे. ठीक है, कोई बात नहीं। चलो हाँ, हिंदी मीडियम का ले लेती हूँ। प्रिया, एक बार प्रिया आप बताइए कैसे आप डील करोगे आंसर को। प्रिया झा। यस मैम। मैम मैंने इसके 3 पार्ट किए हैं। पहला इंट्रो, तो इंट्रो में मैंने हड़प्पा सभ्यता का डेट लिखा है 2600 से 1700, फिर उसमें बताया कि एक धौलावीरा इसका महत्वपूर्ण स्थल है एक सेकेंड, जब भी हम और हिस्ट्री ये का गुजरात के क्वेश्चन, कच्छ में है। एक मिनट प्रिया, मैं मिस ना कर जाऊँ इसलिए बता दूँ, जब भी हम हिंदी का क्वेश्चन हिस्ट्री का क्वेश्चन लेते हैं तो हम हमेशा ये कोशिश करें कि हम उसका जो टाइम पीरियड था वो ज़रूर मेंशन करें। तो उसको मेंशन कैसे करेंगे हम? ब्रैकेट में, क्योंकि हम सेंटेंस नहीं बनाना है, ब्रैकेट में उसका टाइम पीरियड ज़रूर मेंशन कर दो, ठीक है? यस मैम, ब्रैकेट में ही किया उसको मैंने। गुड 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 गुड। हाँ प्रिया फिर बताइए। उसके बाद उसकी विशेषताएं मैंने 4 ही पॉइंट्स मुझे याद आए, ठीक है। पढ़े नहीं थे मैंने, ठीक कि ये इकलौता है जिसको 3 भागों में बांटा गया है, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भाग में। फिर इसमें उन्नत जलाशय प्रणाली पूरी पाई गई है, 13 बृहद शिलालेख पाए गए हैं, पढ़े नहीं गए हैं, और एक स्टेडियम भी यहाँ पे मिला है। तो मुझे अभी यही 4 पॉइंट्स याद आ रहे थे, ये मैंने लिखे हैं। फिर उसके पतन का जो उत्थान का पॉइंट मैंने लिखा। तो उत्थान में पहली बात तो ये जो उन्नत जल प्रणाली है, तो इससे यहाँ पे अधिशेष होगा, और ये लोथल बंदरगाह के पास में स्थित है। तो बंदरगाह का वो जो पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक संबंध है, जिसमें मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ संबंध है। मैम थोड़ा डर रही हूँ इसलिए ऐसे बता रही हूँ। फिर पतन में ज्यादा पॉइंट्स नहीं पता था, तो उसमें मैंने लिखा है कि जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने बताया है कि जलवायु परिवर्तन और बाढ़ प्रमुख कारण माना गया है। तो उसी को बना के मैंने यहाँ पे ये लिखा है, क्योंकि मुझे पतन का नहीं पता था। कोई बात नहीं, ठीक है। और निष्कर्ष क्या लिखा आपने? मैम निष्कर्ष में लिखा है कि 2023 में धौलावीरा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिखाया गया है, मतलब जोड़ा गया है, जो इसके ऐतिहासिक महत्ता को दर्शाता है। गुड 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 गुड। देखो, तो क्वेश्चन जितने भी लोगों ने आंसर्स बताए, उससे अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो एक फ्रेमवर्क आ गया होगा। अब मैं भी बता देती हूँ। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, बचपन से हम सुनते हुए आ रहे हैं। इंट्रोडक्शन हमको जो भी थीम होती है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है उसी के इर्द गिर्द घुमाना है, ठीक है? धौलावीरा हमारा पूछा गया है, आईवीसी धौलावीरा। ये क्वेश्चन देखकर हम एग्जाम में डर भी सकते हैं, अरे भैया आईवीसी तो सोच कर रहे थे, धौलावीरा आ गया। लेकिन अगर थोड़ा सा शांत दिमाग से सोचोगे तो जो भी प्रीलिम से ज्ञान एकत्रित किया है, थोड़ा बहुत आईवीसी के बारे में पढ़ा है, तो एक जनरलाइज्ड आंसर ज़रूर लिख लोगे,
ठीक है, भले ही बहुत स्पेसिफिक ना लिख पाओ लेकिन एक जनरलाइज आंसर लिख लोगे, तभी हमको क्वेश्चंस देखकर डरना नहीं होता है। हमको जब वो एक स्किल आ जाता है ना कि कैसे हमको डील करना है, एक फ्रेमवर्क हमारे दिमाग में होता है, तो हम चाहे जैसा क्वेश्चन मिल जाए हम उसको लिख सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। तो धोलावीरा के इर्द गिर्द हमने बता दिया कि भैया ये इसके पास ये था, इस किस नदी के किनारे था, थोड़ा सा हमने उसके कहानी समझा दी इंट्रोडक्शन में। बॉडी का पार्ट आता है, बॉडी के पार्ट में हमसे 2-3 चीज़ें पूछी गई हैं। पहला क्या है, सेलियंट फीचर्स, उसकी विशेषताएं। तो जब भी हमसे जो पूछा जाता है उसको हम हेडिंग में लिखेंगे, ठीक है। एक हेडिंग देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोशिश कीजिए उस हेडिंग को अंडरलाइन कीजिए, ठीक है, या फिर उसको डब्बे में कर दो। उसके बाद उसके नीचे सब पॉइंट्स का मतलब समझते हो ना, कि एक छोटा सा पॉइंट लिखा फिर उसमें डैश करके उसका एक्सप्लेन किया एक एक लाइन का, वैसे कर सकते हैं, या फिर हम सिर्फ पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो जो भी सेलियंट फीचर्स आ रहे हैं, पानी वानी वाले पॉइंट्स तो हमको पता ही है, हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर कर आए हैं, तो यही उसके सेलियंट फीचर्स हो जाएंगे, ठीक है। सेलियंट फीचर्स लिख लिए। फिर हमसे राइज और फॉल में इसकी भूमिका पूछी गई है। इसका पूछा गया क्या क्वेश्चन है, ये कैसे उसमें कारण बना, ठीक है। तो अब हमको स्पेसिफिकली शायद ना पता हो कैसे कारण बना, लेकिन हमको आईबीसी के रीजंस पता है, ठीक है। आईबीसी का डिक्लाइन क्यों हुआ, कुछ क्लाइमेट राइज क्यों हुआ, ट्रेड एक इंपॉर्टेंट रीजन था। पहले राइज पूछा गया है तो पहले हम राइज की एक हेडिंग डालकर उसके पॉइंट्स लिखेंगे कि भैया ट्रेड हुआ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। और अर्बन व्यवस्था थी, आपको पता है अर्बनाइजेशन था, अर्बनाइजेशन ट्रेड से आता है। नॉन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, मेटलर्जी, वहाँ पर कुछ सील हील प्राप्त हुई हो, ठीक है, व्यापार जो दर्शाती हो, स्पेसिफिक अगर हम उसको एग्जाम्पल लिख देंगे तो बेटर हो जाएगा, वरना एक जनरलाइज हम ये वाले पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। उत्थान यानी कि राइज लिख दिया। फिर क्वेश्चन का अगला पार्ट है उसका पतन यानी कि डिक्लाइन। तो हमारी मेन बॉडी की तीसरी हेडिंग क्या हो जाएगी, पतन हो जाएगी। तो जब तीसरी हेडिंग पतन होगी तो अब हमको नहीं याद आ रहा है कि भाई धोलावीरा का पतन कैसे रिलेट करें, लेकिन आईबीसी हम पढ़े हुए हैं, हमको पता है क्लाइमेट चेंज एक बताते हैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज एक ऐसी चीज़ है जिससे होता है। तो अब क्लाइमेट चेंज अगर हुआ होगा तो उससे हम कुछ पॉइंट्स ऐसे क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, जैसे हम यहाँ पर वो जो हिस्टोरियंस हैं उनका एग्जाम्पल देते हैं। वो आई नो अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल के हैं तो आप लिख सकते हैं, वरना आप जैसे ऑरल स्टीन वगैरह लोग हैं उन्होंने दिया है, तो अगर उनका नाम वगैरह मेंशन कर दोगे तो आंसर की जो क्वालिटी है वो एकदम ही लेवल अप हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं भी मेंशन करते हैं तो क्लाइमेट चेंज का पॉइंट हो गया। और एक ये भी थ्योरी दी जाती है कि टेक्टोनिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक के कारण ये पतन हुआ, ठीक है। तो उसमें धोलावीरा की लोकेशन अगर आपको पता है, छोटा सा एक मैप बना दो, बहुत बड़ा नहीं बनाना है, उसमें गुजरात के साइड पे धोलावीरा को मार्क कर दो, ठीक है। और फिर उसके फॉल में तो थोड़ा इमेज भी रहेगी, तो थोड़ा उसी से पॉइंट्स बनाकर लिख लोगे, राइट। देन जैसा प्रिया ने बताया, कंक्लूजन वाला पॉइंट उसको रिलेट कर दो प्रेजेंट से, वरना ऐसे आंसर में ऐसे समझ नहीं आएगा क्या कंक्लूड करें। तो उसको हम यूनेस्को की साइट बताकर करंट अफेयर्स में पढ़े हो कंक्लूड कर दो, ठीक है। तो एक आंसर से रुक जाओ, एक आंसर से हमको समझ में आ गया एक स्ट्रक्चर के, ठीक है। पॉइंट्स आपको मॉडल आंसर में मिल जाएंगे कि आप कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, लेकिन एक जो तरीका होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई होप इसमें क्लैरिटी मिल गई होगी। अब मूव ऑन करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए, शिल्पा, कौन कह रहा था, शिल्पी, चलिए बताइए दूसरे आंसर को कैसे लिखा है आपने। पहला आंसर समझ में आ गया ना, एक बार थम्स अप कर दो। हेलो ठीक, हेलो good। हेलो हाँ, एक मिनट, एक सेकेंड। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, तो यूनेस्को वाला ही तो हुआ, प्रॉब्लम क्या है। हेलो हाँ शिल्पा, बताइए बताइए बताइए। ठीक है सुमन, ये भी मैम, लिख ये सकते मेरा पहला आंसर था, तो मेरा पहला वाला ही कंप्लीट हो पाया था, और दूसरा मैंने आधा लिखा हुआ है। कोई तो बात मैम पहला वाला आपने मुझसे पूछा ही नहीं। नहीं। कोई बात नहीं, दूसरे वाले क्वेश्चन से क्या समझ में आया ये बताओ। मैम इसमें ये था कि पहले ऋग वैदिक धर्म के बारे में बताना था, फिर उसकी विशेषताएं बतानी थी, फिर सिंधु घाटी सभ्यता के जो धर्म वाला पॉइंट था, और ऋग्वेद था, उन दोनों में डिफरेंस बताना था, मतलब वो किसकी पूजा वगैरह करते थे और ये लोग क्या करते थे चल ठीक है। रिलीजन के अब लिए। मुझे बताओ, अब ऐसा आंसर आ गया है, क्वेश्चन समझ में आ गया मतलब, तो इसका जो इंट्रोडक्शन होगा क्या लिखोगे उसके इंट्रोडक्शन में। मैम ये लिख सकते हैं कि ये मतलब सबसे पुराना धर्म था, और मैम मुझे इतना ही समझ में आया था इसमें। कोई बात नहीं, कोई बात फिर नहीं। इसकी मैम फीचर्स लिखेंगे, मतलब क्या क्या विशेषताएं हैं,
तो मतलब हम इसमें 4 देवताओं की पूजा करते थे, गुड। इंद्र, अरुण, अग्नि और सूर्य की। और इसमें मैम जो प्राकृतिक शक्तियां हैं उन पे बहुत ध्यान दिया गया था, जैसे यज्ञ वगैरह करते थे, हवन वगैरह करते थे। और इसमें मैम ब्रह्मांड की रचना वगैरह के बारे में बहुत कुछ बताया गया था। मैम ओके, इतना ही लिखा था, तब कोई तक बात टाइम नहीं, हो ठीक गया है, था। कोई बात नहीं। मुझे लग रहा है लड़कियों को अपने आंसर्स बताने की बड़ी जल्दी है भाई। चलो रिंकी बताइए। हेलो मैम। हाँ, बताइए रिंकी। यस मैम, ये मैम सेकंड क्वेश्चन था जिसमें हमसे पूछा गया था कि ऋग वैदिक रिलीजन के क्या फीचर्स हैं और ये किस तरह से डिफरेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन और लेटर वैदिक पीरियड के रिलीजन से। ठीक तो है, मैम पहले तो मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा है कि ऋग वैदिक पीरियड रिफर्स टू द एज ऑफ 1500 टू 1000 बीसी पॉइंट्स इन अपना एंशिएंट। अपना आंसर अच्छा पढ़कर नहीं ठीक है बताना मैम, है। पॉइंट्स अपने आप लिखा है तो ठीक है पता है मैम कि हमने क्या लिखा है, ठीक है? थोड़ा पॉइंट्स में बता दो क्या जी। लिखा है तो इनका। मतलब बता दिया कि ऋग वैदिक पीरियड कौन, मतलब कब पीरियड कितना है 1500 टू 1000, और ये किस तरह से हमारी इंडिया के लिए, मतलब इसकी क्या सिग्निफिकेंस है कल्चरल और लिटरेचर से रिलेटेड। अब मैम हेडिंग है हमारी सेलिएंट फीचर्स। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि वर्शिप एंड पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेचुरल फोर्सेस। फिर मैम 2-3 एग्जांपल दे दीजिए जैसे इंद्रा और अग्नि। और फिर सेकंड पॉलिथिस्टिक नेचर और प्रिंसली क्लास, इसमें मतलब उसका रोल बहुत कम था। और जो मैम वर्शिप और प्रेयर्स थी इस पीरियड में मैम वो सेल्फ गेन और मटेरियल बेनिफिट के लिए होती थी। और मैम जो नंबर था मेल गॉडेसेस का वो ज़्यादा था फीमेल गॉडेसेस से रिलेटेड। तो मैम ये मेरे पास ऋग्वैदिक पीरियड के जो थे फीचर्स थे ये कर लिया। फिर सेकंड हेडिंग है डिफरेंस विद इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसमें तो मैम ये था कि जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो मतलब थोड़ा सेक्युलर वे की तरफ था, जबकि हमारा जो ऋग्वैदिक पीरियड था वो हिंदू रिलीजन से थोड़ा सा ज़्यादा एसोसिएटेड था। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी कुछ हिंदू जो थे कंपोनेंट्स थे, जैसे पशुपति सील जो हमें मोहनजोदाड़ो से मिली थी। और फिर मैम इंडस वैली सिविलाइजेशन में थर्ड ये था पॉइंट कि ये फैलिस वर्शिप होती थी, इसमें फैलिक वर्शिप। और मैम दूसरा एनिमिज्म से रिलेटेड था, जैसे इसमें हम एनिमल वर्शिप भी थी। और मैम फायर ठीक है, ऑल्टर्स। ये हो गया। और लेटर वैदिक और अर्ली वैदिक में क्या डिफरेंस था? लेटर वैदिक में मैम इसमें पर्सोनिफिकेशन तो कंटिन्यू रहा, लेकिन कुछ नए गॉड्स आए थे जैसे प्रजापति। और इसमें मैम पॉलिथिस्टिक नेचर तो कंटिन्यू रहा, लेकिन इसमें मैजिकल चार्म्स और सेक्रीफाइसेस भी जुड़ गए थे जैसे अश्वमेध यज्ञ। और मैम इसमें प्रीस्टलीहुड एक नया प्रोफेशन बन के आया था। और फोर्थ पॉइंट की मैम चीजों में कुल मिलाकर वर्शिप और कट्टरता आ गई, ठीक है? चीजें और थोड़ी सी फैल गई और कट्टरता बढ़ती गई, ठीक है? तो धर्म में भी वही हुआ होगा, ठीक है? तो ये हमने लिख दिया। फिर हमने इसको कंक्लूड कैसे किया? मैम कंक्लूड तो ऐसे ही किया कि मतलब कंफ्यूजन तो थोड़ा बहुत मैम नॉर्मल सा ही रहा कि मतलब रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर ऋग्वैदिक पीरियड तक तो मतलब ज़्यादातर सेम ही रही, लेकिन ज़्यादा चेंज हमें मतलब लेटर वैदिक में देखने को मिला। बस इतना ही लिखा है मैम। ठीक है, ठीक है। चलिए बजरंगी बताइए, आपने कैसे लिखा है? हेलो जी बताइए। जी, मैंने तो ऐसे ही लिखा है। मैंने आपसे पूछ लिया है क्या? समथिंग ऑलरेडी पूछ चुकी हूँ क्या आपसे? नहीं नहीं हाँ, तो फिर बताइए। रमेश, तो इस पे मैंने वो इंट्रोडक्शन में तो सेम वैसे ही लिखा है जैसे इन्होंने बताया कि वैदिक पीरियड स्पेंड अराउंड 1500 से 900 बीसी एंड ये सब सिंधु रिवर के अराउंड फ्लरिश किया था। सेलिएंट फीचर में मैंने ये सब लिखा कि मेन और वीमेन दोनों को इक्वल स्टेटस दिया गया था। एग्जाम्पल में गार्गी एंड यामिनी कुछ लिख दिया है। फिर धर्म सिस्टम वाज बेस्ड ऑन कर्म के आधार पे डिवाइड किया गया था डिवीजन ऑफ लेबर। उसमें मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिया क्योंकि सेम फैमिली के 4 लोग अलग अलग उसमें पार्टिसिपेट थे। कुछ पूजा पाठ में लगे थे, कुछ एग्रीकल्चर में लगे थे, इस तरीके से। तो आपने मतलब धर्म, एक चीज क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है कि धर्म की बात हो रही है और धर्म पर ही हमको फोकस्ड रहना है। हम सामाजिक और आर्थिक चीजों में ना, ये आंसर गलत हमारा और कम नंबर तभी हो सकता है जब हम धर्म वाली चीज को ना ध्यान दें, ठीक है? एक हमको फ्रेमवर्क समझ में आ गया, ठीक है? चलिए अच्छा बता लीजिए फिर बताती हूँ, ठीक है? और क्या किया फिर आपने? उसके बाद इसमें लिखा है कि
मतलब ये लिखा है कि ये वैदिक वैदिक टाइम एक वर्ली टाइम था जहाँ पे कि सोशल इक्वालिटी था, वुमेन का स्टेटस रिलीजन के अकॉर्डिंग, और जो लोअर स्टेटस थे सोसाइटी के लोग, उन लोगों का भी अदर जो भी सेक्शन था उसके इक्वल था। तो इसका भी मैंने एक ऐसे एग्जांपल मेंशन कर दिया है कि वीमेन जो है पार्टिसिपेट करती थी रिचुअल्स जो भी होते हैं उसमें भी, और जो लोअर स्टेटा के लड़के होते थे उनको भी एजुकेशन की वो मिलती थी। उसके बाद इसका कंपैरिजन किया मैंने उससे, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ भी इतना ज्यादा कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन हम लोगों को नहीं मिलता है रिलीजन पे। जो भी है वो एक मूर्ति मिलती है, आइडल वर्शिप एक दो मूर्तियां मिली हैं, तो कुछ उससे हम लोगों ने जो भी आइडिया निकाला है। बाकी जो ठीक है, ऋग वैदिक उत्तर वैदिक से कैसे रिलीजन किया? है वो डॉक्यूमेंटेड है। ठीक है, लेटर वैदिक तो वाले से कैसे किया? लेटर वैदिक में मैंने यही लिखा, मतलब लिख तो नहीं पाया, बट लेटर वैदिक में यही था कि चीजें और डिटेरिएट हुई हैं, वुमेन का कंडीशन और खराब हुआ है, जो लोअर स्ट्रेटा था उनको और इम्पोर्टेंस मिलना बंद हो गया। ठीक है, उसके बाद ठीक है। हरासमेंट आ गया और आप ही कंक्लूजन नहीं लिख पाए ना? आप ही ने पूछा था नहीं ना? मैम, चलिए, जी जी जी। ठीक है, तो मैं कंक्लूजन नहीं पूछती हूँ आपसे। एक कोई हिंदी भाषी विद्यार्थी बताएगा? कौन बताएगा? सत्यम बताएंगे आप? निखिल है क्या? मैम मेरा ये वाला क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है, मैंने वो आर्थिक और राजनीतिक इसमें मतलब ऐड कर दिया है जो मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, ठीक है। निखिल बताओगे, बोलोगे? अच्छा, चलो, किससे मैम इसमें थोड़ा सा ये डाउट था कि जैसे हम कंपैरिजन करेंगे जब ऋग वैदिक का और ये आईबीसी का, तो इसमें अर्ली ऋग वैदिक की बात करेंगे या फिर लेटर ऋग वैदिक की बात करेंगे? जब कंपैरिजन करेंगे तो अभी किसको लेंगे हम? अभी बताती हूँ। चलिए, अंकुल बताइए, क्या लिखा आपने? कोई हिंदी माध्यम वाला हो तो जल्दी से एक बार हाथ उठाते, हिंदी वाला केवल। अंकुल बताइए जब तक। चलो, आरजू, हिंदी मीडियम है आपका? नो मैम। ओके, कोई हिंदी वाला नहीं आया क्या भाई मेरे पास? चलो, लक्ष्य बताओ क्या लिखा है? क्या करते हो भाई, तुम लोग बोलते ही नहीं हो। अभिजीत बताइए। यस मैम। बताइए, यस। चलो, अभी अभिजीत से पूछती हूँ, लक्ष्य बाद में पूछती हूँ फिर तुमसे। चलिए, बताइए अभिजीत। यस मैम, मेरा भी ये कंप्लीट नहीं हो पाया था पूरा, लेकिन मैंने इसमें इतना लिखा है कि पहले ऋग वैदिक रिलीजन बता दिया कि उसका टाइम पीरियड क्या क्या है, और बेसिकली आर्यंस इसको फॉलो करते थे। फिर फीचर्स ऑफ ऋग वैदिक रिलीजन बताया कि नेचर वर्शिपर 3-4 वर्ड्स के एग्जांपल दे दिए। उसके बाद क्यों वर्शिप करते थे वो, उनका मतलब रिलीजन का मोटो क्या था कि टू हैव मोर चिल्ड्रन, कैटल। मुझे ये, मैं फैक्चुअली गलत हो सकता हूँ लेकिन शायद यही था कि और ज्यादा से ज्यादा कैटल हो, क्योंकि कैटल इस समय इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा मैंने बताया कि वो यज्ञ मतलब गॉड को प्लीज करने के लिए वो यज्ञ और रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। फिर मैंने 3 ही पॉइंट लिखा, फिर डिफरेंस बताया आईवीसी के साथ। तो आईवीसी में भी पहले मैंने एक लाइन ऐसे सिमिलर करके स्टार्ट किया कि मतलब नेचर वर्शिपर्स आईवीसी भी थे और ये भी थे नेचर वर्शिपर्स, लेकिन इसके अलावा आईवीसी में जैसे मतलब ये आइडल्स और इनको भी वर्शिप करते थे, जैसे पैलेस वर्शिप होता था। इसके अलावा इसके बाद में मैं थोड़ा लिख नहीं पाया, लेकिन मुझे आता था, लेकिन मैं कंप्लीट नहीं कर पाया आंसर। कोई बात नहीं। चलो, एक लास्ट क्वेश्चन पारुल से पूछ लेते हैं। ठीक है पारुल, आप बता दीजिए, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ। अरे भाई प्लीज, ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा भाई। चलो, चलिए आदर्श बताइए फिर आप। हेलो। बताइए। जी मैम पहले तो मैंने इंट्रोडक्शन में मैं जो भी पीरियड्स थे उनको डेट्स को लिख दिया है कि यहाँ 15 से 1000 सब में। फिर साइलेंट फीचर में मैंने ये लिख दिया कि सोसाइटी की इक्वालिटी इन सोसाइटी मैट्रियार्कल इन नेचर, वन सिस्टम वॉर नॉट रिजिड,
and yagya and sacrifices had the important role. मेट्रियार्कल कौन women- था? मेट्रियार्कल कौन था? What ma'am? क्या? मेट्रियार्कल कौन था? Matriarchal society. अच्छा, ठीक है, बता. Yes ma'am. And the society was governed by the Vedas and Upvedas. And women can do shastrat and had the right to inherit property, all that. फिर उसके बाद मैंने डिफरेंस में मैंने आईबीसी और लिटरेसी लिखा है कि आईबीसी में वेदास और उपवेदास का कोई नॉलेज नहीं था और नेचर दे यूज्ड टू वर्शिप नेचर्स एंड मदर गॉडेस एंड पशुपति नाथ एंड एनिमल फादर हु इज एंड बट लेटर वैदिक पीरियड में वे गॉड मेनी गॉड्स एंड गॉडेसेस के स्कल्पचर्स को वो बना के वो वर्शिप करने लगे. फिर यज्ञ एंड सैक्रिफाइसेस के रोल कम हुए एंड डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ सोसाइटी मच लाइक बुद्धिज्म, जैनिज्म, भक्तिज्म, कल्ट टाइप. फिर दूसरा मैंने पॉइंट लिखा है कि आईबीसी पीरियड में कास्ट सिस्टम का कोई एविडेंस नहीं है. रुक जा, अब मैं बताती हूँ, ठीक है. सबसे बड़ी मिस्टेक जो आप लोगों ने करी है, ज्यादातर लोगों ने, वो रिलीजन, धर्म शब्द पर ध्यान नहीं दिया. क्वेश्चन हमारा रुक जा, मैं बता देती हूँ, फिर किसी का होगा तो मैं ले लूँगी. हमसे जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है, हमेशा कोशिश करो. अब यहाँ पर तो आप अंडरलाइन नहीं कर सकते. अगर आप क्वेश्चन कॉपी कर रहे हैं तो उसमें अंडरलाइन करें, ठीक है. अंडरलाइन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम ये भटके ना आंसर लिखते लिखते कि हम ऋग्वैदिक एज में चले जाएं. हम ये भूल जाएं कि ये ऋग्वैदिक रिलीजन की बात हो रही है. तो हमको रिलीजन पर फोकस्ड होना है. हमको अपने इंट्रोडक्शन में सिर्फ डेट से नहीं भर देना है, ठीक है. हमको ऋग्वैदिक एज का बताना है थोड़ा सा, और साथ में ऋग्वैदिक धर्म कैसा था उससे 2-4 पॉइंट्स में इंट्रोडक्शन दे देना, ठीक है. जब हमें पता रहेगा कि भाई धर्म पूछा है तो हम उसी में सिमटे रहेंगे, राइट. इकोनॉमिक पॉलिटिकल नहीं बताना है. क्यों बताना है? पूछा है क्या? जो पूछा जाता है वो बताना है, अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना है, ठीक है. तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे हम? ऋग्वैदिक एज के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि ऋग्वैदिक एज का काल बता सकते हैं. थोड़ा सा ऋग्वैदिक धर्म के बारे में कंसाइज कर प्रिसाइज एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख देंगे. इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा नहीं होता है, 3-4 लाइन में हमारा इंट्रोडक्शन आ जाएगा. फिर पहली हेडिंग क्या होगी? क्या पूछा गया है? सेलिएंट फीचर्स ऑफ ऋग्वैदिक रिलीजन. ये ऋग्वैदिक रिलीजन. अब जब किसी भी धर्म के बारे में हमसे बात करी जाती है तो हम क्या सोचते हैं? नहीं पता हमको, हम नहीं पढ़ कर आए. तब भी थोड़ा दिमाग लगाओ. धर्म अगर आएगा तो क्या होगा कि पूजा किसकी होती है. सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, धर्म तो पूजा से ही रिलेटेड है ना. हम अगर नहीं भी पढ़ कर आए तो भी हम डाइवर्ट ना हो जाएंगे. हमको आता नहीं है, मैं अभी पढ़ नहीं पाऊंगी, वरना फिर मैं बता नहीं पाऊंगी, कंफ्यूजन हो जाएगा. तो हम ये भूल जाते हैं कि क्या बता रही थी. तो हम ये ना भूलें कि हम धर्म की बात कर रहे हैं तो उसमें पूजा सबसे पहले. तो उसके भगवान कौन थे? प्रीलिम्स में रटे हो गए ऋग्वैदिक एज में कौन से भगवान थे. तो बस एक पॉइंट तो हमारा प्रीलिम्स से ही आ गया. दोनों ही क्वेश्चंस अगर आपने प्रीलिम्स की सही से पढ़ाई करी है तो आप इसको डील कर सकते हैं. दोनों क्वेश्चन में कोई भी ऐसा नहीं था कि आपको मेंस का मटेरियल चाहिए, राइट. भगवान की पूजा हो गई, भाई कौन से भगवान की. उसके बाद अब भगवान करते हैं तो कौन से पहले. अब भगवान में भी 2 तरीके के होते हैं, मातृ सत्तात्मक या फिर वो मेल गॉड होते थे कि विमेन महिलाओं की जो देवी होती है उनकी ज़्यादा पूजा की जाती थी. एक पॉइंट हो गया, उनका नाम हो गया. अब उसमें धर्म में आता है तो पूजा पाठ और रिचुअल्स की बात करते हैं. तो रिचुअल्स कैसे थे अर्ली वैदिक एज में, क्या क्या उनकी मान्यताएं थी, हमें नहीं याद है. लेकिन हमको ये याद है कि आईबीसी तो अलग हो गया, फिर अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक, फिर अर्ली वैदिक के बाद चीज़ें डिग्रेड ही होती गई. तो यानी कि रिचुअल्स इतने भाई म्यूट कर लो भाई. चलो ठीक है. तो हमको, मैं वो केसेस बता रही हूँ जब हमको नहीं पता. हमें सोचने का तरीका क्या होना चाहिए कि हम प्रीलिम्स पढ़कर आए तो हमको ये पॉइंट पता है कि चीज़ें डिग्रेड होती गई, खराब होती गई. तो अर्ली वैदिक में रिचुअल्स जो होंगे वो इतने भी खराब नहीं होंगे, थोड़े थोड़े ठीक होंगे. लेटर वैदिक में वो और कठोर होंगे, फिर एज बढ़ती गई तो और उसमें कठोरता और उसमें खराबियाँ आती गई, ठीक है. ये वाले पॉइंट्स लिखेंगे. और कौन सा? और फिर वो मोनोथीस्टिक या फिर पॉली की एक ही भगवान को मानते थे, कैसा उनकी मान्यताएं थी, उस पर लिख सकते हैं. प्रीस्टली क्लास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि धर्म की बात आती है तो उसमें प्रीस्टली क्लास जो थी वो थी कि उसका क्या महत्व था, क्या उसका रोल था, ठीक है. धर्म को हमें दिमाग में रखना है, उसी के इर्द गिर्द पॉइंट्स बनाने. महिलाएं नहीं आ जाएंगी, महिलाओं को क्यों लाना है यहाँ पर? क्या महिलाओं का रोल हुआ, ठीक है. सोशियो इकोनॉमिक सारी, ये नहीं कि हमको पता है कि भाई ये डायमेंशंस होते हैं हम सब लिखते हैं.
क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसको टैकल करना है, राइट? तो ये कुछ सेलियंट फीचर्स हो गए। हमें रिलीजन के बारे में पता है, 3-4 पॉइंट्स पर हम सोचेंगे हमेशा कि किसकी पूजा होती थी, कैसे कौन से मातृ देवी होती थी, कि वो होते थे, देवता होते थे, उसके बाद रिचुअल्स कैसे होते थे, उनके धर्म कर्मकांड जो कहा जाता है वो किस तरीके से होते थे, राइट? तो जब ये 4-5 पॉइंट्स अपने दिमाग में रखोगे ना तो सोचना नहीं पड़ेगा, उसी तरीके से सोचने का ढंग बन जाएगा, राइट? दूसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है? पहला पार्ट सेलियंट फीचर्स हो गए, दूसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है इसको हमें कंपेयर करना है। अब आईबीसी को अगर सोचो तो वहां पर मातृ देवी की बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं, ठीक है? और ये वाला जो ऋग्वेदिक था इसमें वो आ गए थे, कौन आ गए थे, कौन देवता थे ऋग्वेदिक एज के? इंद्र, अग्नि, तो एक पॉइंट वायु, सूर्य, वरुण और इंद्र। तो एक पॉइंट तो हमारा कंपैरिजन का यही आ गया कि भाई उसमें वैसा था, इसमें नहीं था, ठीक है? फिर साथ में हम चाहें तो उसी पॉइंट में लेटर वैदिक से भी कंपेयर करते हैं, वरना दूसरे पॉइंट में हम लेटर वैदिक से कंपेयर करें, और हमारे इसी लाइंस पर सोचे जो हमने सेलियंट फीचर्स लिखे उन्हीं लाइंस पर हमको कंपैरिजन करते हुए चलना है तीनों का। अब दीपक ने क्या पूछा था, मैं समझ नहीं पाई, लेटर वैदिक और अर्ली वैदिक का कंपैरिजन पूछा है ना दीपक? आप क्या कह रहे थे? मैम मैं ये पूछ रहा था, जब हम कंपैरिजन करेंगे आईबीसी का ऋग्वेदिक से, तो वो अर्ली वाले का करेंगे या लेटर वैदिक का करेंगे या दोनों का? दोनों का क्यों? इसमें क्वेश्चन में है हाउ इट वाज डिफरेंट। इट क्या है? इट है यहाँ पर ऋग्वेदिक एज। ऋग्वेदिक एज कैसे भिन्न है लेटर वैदिक एज से और हमारी आईबीसी से, ठीक है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। रिलीजन बिकेम कॉम्प्लेक्स, खराब होता गया, और कर्मकांड आ गए, और चीजें वैसी हो गई, ठीक है? तो ये हमको, आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। इस क्वेश्चन में अगर कंक्लूजन नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। इस क्वेश्चन में ऐसा कोई कंक्लूजन वर्तमान से रिलेट नहीं करना है। इस क्वेश्चन को डिफरेंस एक पहले हमने, फिर से बताती हूँ, इंट्रोडक्शन लिखा, ऋग्वेदिक एज, ऋग्वेदिक रिलीजन के बारे में थोड़ा सा लिखा, पहली हेडिंग सेलियंट फीचर्स ऋग्वेदिक रिलीजन के 3-4 पॉइंट्स पर लिखे जिन पर हमने बात करी। उसके बाद हमने दूसरी डिफरेंस हेडिंग डाली, ठीक है? जो डिफरेंस लिखा उसमें हमको दोनों से कंपेयर करना है, ये नहीं हम जल्दी जल्दी में भूल जाए। एक बार आईबीसी से कंपेयर करेंगे, एक बार लेटर वैदिक से कंपेयर करेंगे, ठीक है? चाहो तो एक साथ कर सकते हो, वरना अलग अलग कर सकते हो। बस आंसर खत्म, ठीक है? मैम क्या हम इसको ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि दोनों ही रिलीजन सेकुलर इन नेचर, ऐसे करके कुछ कर सकते हैं क्या? कैसे? क्योंकि दोनों ही रिलीजन, मैम जैसे ऋग्वेदिक जो रिलीजन है वो भी सेकुलर इन नेचर है, और आईबीसी तो था ही। तो इस मतलब इसको ही सेंटेंस में फॉर्म करके कि ऋग्वेदिक रिलीजन एंड इंडियन वैली सिविलाइजेशन रिलीजन ऐड कर सकते हैं, ठीक है? कि मतलब अगर हम धर्म के आसपास एक पॉइंट, ये लेकिन उतना रेलेवेंट नहीं है, इसको नीचे ऐड करो, ठीक है? ऊपर हमको धर्म के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बताने हैं। सेक्युलर नहीं कहा जाएगा अर्ली और उसको, इसीलिए ऐसा पॉइंट हमको नहीं ऐड करना है, ठीक है? मैम मैं यहाँ पे अपना एक कंक्लूजन शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने लिखा है। बताइए। मैम एक चीज है, बिफोर एक पहले कौन? नहीं मतलब आई विल जस्ट फिनिश वन पॉइंट है मेरे पास। मतलब आपने अभी बोला, मतलब कांट इट बी अ सिंपल टेम्पलेट कि वी जस्ट टॉक अबाउट द नेक्स्ट सिविलाइजेशन, मतलब वैदिक एज फॉर्म्स अ इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन पीरियड और बेस फॉर महाजनपद। मतलब ये टेम्पलेट मतलब हमेशा दूसरे सिविलाइजेशन का अगर बात कर ले तो एज अ मतलब कंक्लूजन में, जैसे अगर वैदिक है तो ये महाजनपद के लिए बेस है, अगर पल्लवा है तो आगे चोला के लिए बेस है, ऐसा करके वो बिल्कुल कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल इस तरीके से कंक्लूड किया जा सकता है, ठीक है? लेकिन मैंने बताया कि कई बार हमको अगर ऐसे क्वेश्चंस पे कंक्लूजन नहीं लिखेंगे तो कोई पाप नहीं हो जाएगा, छोड़ सकते हैं, जो पूछा गया डायरेक्ट एड्रेस कर दिया, फिनिश, ठीक है? ठीक है। हाँ, कौन बोल रहा था, कौन कंक्लूजन बता रहा था? मैम मैं बता देती हूँ। मैम मैंने ये लिखा है कि द ऋग्वेदिक रिलीजन वाज पॉलीथिस्टिक, रिचुअलिस्टिक एंड नेचर सेंट्रिक सिस्टम, व्हाइल द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज लेस रिचुअलिस्टिक एंड द लेटर वैदिक पीरियड सॉ द इवोल्यूशन इनटू अ मोर कॉम्प्लेक्स ब्राह्मणिकल ऑर्डर। ठीक है, इस मगर तरीके से these are the points जो तीनों का लिख दिया, लेकिन यही पॉइंट्स तो सेकंड वाले पार्ट में एक्सप्लेन किए होंगे ना, यही क्वेश्चन ही था डिफरेंस का, तो ये पॉइंट्स वही तो एंड में कंक्लूड कर दिया सारा। नहीं, इसीलिए रिपीटेशन नहीं चाहिए, हमको रिपीटेशन अवॉइड करना है। अगर हमें चाहिए तभी मैं कंक्लूड करने के लिए मना कर रही हूँ कि यही पॉइंट्स तो इलैबोरेट कर लिखे हो, फिर उसी को कंक्लूजन में उन्हीं को छापना इज नॉट द राइट वे, ठीक है? मतलब अवॉइड करना चाहिए। कई बार हम कर भी देंगे, लेकिन ऐसे सिचुएशन में जब उन्हीं पर डायरेक्ट क्वेश्चन था, उन्हीं को हमने एक्सप्लेन किया है पॉइंट वाइज, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसी को शॉर्ट में करके 2 लाइन में कर दें, उसकी आवश्यकता नहीं होती, तो वो चीज़ हमको अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है?
हम इसका एक कंक्लूजन ये नहीं लिख सकते कि ऋग वैदिक पीरियड ने जो नेचर वर्कशिप है उसको थोड़ा मतलब यूज टू किया या फिर पॉपुलर किया बिल्कुल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। लेकिन ये वाला पॉइंट अगेन सेलियंट फीचर में लिख दिया, तो मैं ये कह रही हूँ कि रेपिटेशन नहीं होना चाहिए। जो हमने सेलियंट फीचर्स में वही पॉइंट लिखे फिर उसी को घुमा फिरा के कंपेयर कर कर लिखोगे, राइट? तो फिर उसी की आवश्यकता नहीं है कि हम उन्हीं को लिखें जरूर, या तो कुछ नया इनोवेटिव पॉइंट लिख कर लेकर आओ। मैम मैम इसको कंटेम्प्रेरी से भी रिलेट कर सकते हैं कि जो नेचर वर्शिप ऋग्वेदिक पीरियड में थी, आज भी लोग एनवायरमेंटल अवेयरनेस बढ़ने के कारण और यस रिलेट कर सकते हैं। और जैसे कुछ अक्षय ने बताया कि दूसरे की उनके लिए बेस प्रिपेयर किया, वो वाला एक कंक्लूजन हो सकता है। एक वर्तमान से रिलेट कर कंक्लूजन हो सकता है, ठीक है? इस तरीके से क्योंकि हमें बहुत जनरलाइज्ड लिखने के लिए नहीं लिखना है, हमको ऐसा कंक्लूजन लिखना है कि भाई हमको अच्छे मार्क्स भी मिले। हेलो मैम, मैम इसका कंक्लूजन हम लोग ऐसे नहीं कर सकते मतलब कि अर्ली वैदिक से जो हम लोग उधर नेचर की वर्शिप करते थे और इधर इसको करंट में इन्वायरमेंट के करंट से लिंक करते। हाँ वही बोला उसने, वही बोला कंटेम्प्रेरी से बिल्कुल रिलेट कर सकते हो। दैट कैन बी अ गुड कंक्लूजन, ठीक है? वो एक अच्छा कंक्लूजन हो सकता है, राइट? मैम वन मोर क्वेश्चन। मैम जैसे जो सेलियंट फीचर्स लिखेंगे इसके ऋग्वेदिक के, और जब हम उनको कंपेयर करेंगे तो हम उन्हें टैबुलर फॉर्म में कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है जब हम ऊपर सेलियंट फीचर्स लिखेंगे फिर दोबारा से लिखेंगे तो वो रिपीटिशन हो जाएगा। तो वो हम कैसे टैकल करें? सेकंड कर पार्ट जो सकते है हो, जो tabular form में तो कर उसको हम सकते हो। टैबुलर फॉर्म में कर सकते हैं कि बिल्कुल। एस्पेक्ट्स डाल दें और साथ में ऋग्वेदिक, लेटर वैदिक एंड आईवीसी तीनों का बिल्कुल कर सकते हो। अपने आंसर को सुंदर बनाना आपका काम है, ठीक है? अगर आपको समझ में आ रहा है कि ऐसे बनाना है तो फिर आप मुझे इमेज शेयर कर सकते हो, बस आप परमानेंट मत करना, लेकिन सुंदर अपने आंसर को आपको बनाना है, राइट? कि ये कैसे आपको कोई, क्योंकि आप भी अपना आंसर जब पढ़ें तो जब समझ में आएगा तो मार्क्स देने का मन करेगा। देखने में इतना अब मुझे ये मत बताना कि सिद्धार्थ गुप्ता की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी, ठीक है? तो उनकी किस्मत भी बहुत अच्छी थी। अब आप लोगों में से मुझे नहीं पता कौन उतना किस्मती है कि नहीं, राइट? अपनी तरफ से हमारा ये प्रयास होना चाहिए, ठीक है? हम अपने आंसर को सुंदर भी दिखाएं, प्रेजेंटेशन हमारी अच्छी हो और हमारा कंटेंट भी अच्छा हो, ठीक है? तो हमें हर चीज़ पर साइमल्टेनियसली वर्क करना है। आई होप आप लोगों को आंसर्स में मज़ा आई होगी, चीज़ों का एक नया। मैम एक चीज पूछना था। मैम एक चीज पूछना था। इतने सारे लोगों की चीज़ में मैं हाथ उठाई जिसको पूछना है, मैं जल्दी 5 मिनट में ही लूंगी, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लूंगी मैं। मैम मैं ये ओके, अक्षय। कंक्लूजन के बारे में कुछ बोलना चाह रहा था। हाँ बताइए। मैं जो अभी बातें हुई मतलब उसी से मुझे आइडिया आया कि मे बी कंक्लूजन में हम ये मेंशन कर सकते हैं कि किस तरह से ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक के जो फीचर्स थे रिलीजन के, वो मतलब वो दोनों एस्पेक्ट्स आज हमारे मतलब प्रेजेंट सोसाइटी में मौजूद हैं। मतलब हम नेचर वर्शिप पे भी जाते हैं, उसमें एनवायरनमेंट का एस्पेक्ट डाल सकते हैं, और हम आइडल वर्शिप भी करते हैं। मतलब काफी हद तक हम फिर रिचुअल्स भी फॉलो करते हैं और थोड़ा सा उसको एक मॉडरेट रूप भी देते हैं। जैसे हमने फॉर एग्जांपल वर्तमान मतलब से लेटर किसी वैदिक भी आंसर पीरियड को में क्या कनेक्ट कहते हैं करना आपको is a- फिलोसफिकल एंगल आया, क्या कहते हैं उपनिषद्स का, तो वो भी एस्पेक्ट मौजूद है। हालांकि मुझे अभी मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ कि क्या हम मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिलीजन का कोई एस्पेक्ट प्रेजेंट में मौजूद है कि नहीं। ये मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। मदर गॉडेस की पूजा आज भी मदर करते हैं। गॉडेस की पूजा आज भी होती है, स्वास्तिक है, मदर गुड, ठीक। हमें मदर गॉडेस तो चलिए मैम लेकिन मतलब- कंक्लूजन में ऋग्वेदिक के ही एस्पेक्ट में आई थिंक लिखना चाहिए, दोनों नहीं। और दोनों को नहीं इंक्लूड करना नहीं, चाहिए। दोनों को भी, लेकिन ऋग्वेदिक को छोड़कर दोनों को नहीं इंक्लूड। ऋग्वेदिक लिख रहे हो तो उन वालों को भी साथ में मिला सकते हो। दैट कैन तीनों को तीनों को मिला के मैम, लिख सकते हो। मैम अगर कंक्लूजन में वो नेचर वर्शिप से वो वाला एग्जांपल दे सकते हैं, एक पेड़ माँ के नाम, करंट गवर्नमेंट स्कीम इज गोइंग ऑन, नहीं वो थोड़ा क्या रेलेवेंस होगा एक पेड़ माँ के ना, कि नेचर से लोग नेचर वर्शिप वो करते थे ऐसा अर्ली लगेगा वैदिक कि में, और आज भी ऐसा लगेगा नेचर को कि इनको पता है। हाँ अंकित बताइए, उनको लगेगा कि एक पेड़ माँ के नाम सुनकर आए तो बस डालने के लिए डाल रहे हैं। मतलब कुछ लिंक भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस डाल दो भाई हमको पता है तो हम बता देंगे, ठीक है? थोड़ा सा कोरिलेशन इज इम्पोर्टेंट। चलिए अंकित क्वेश्चन बताइए क्या क्या। हाँ मैम जैसे मैं आपका पार्ट था मैम GS 4, 5, 6 का, तो मैम इस बार मैम आपने जो क्वेश्चन दिया मैम, तो मेरे को क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से। मैंने आपने जो जो पॉइंट्स बताया मैंने सब अच्छे से पॉइंट्स में चीजें लिखी हैं, मतलब ऑलमोस्ट सब चीज फ्रेम बहुत बढ़िया था, इसमें कुछ भी डाउट नहीं है। बट द पॉइंट इज दैट मैम मैं अभी उतना रिवाइज नहीं कर पाया हूँ। तो इसे मान लीजिए 250 का आंसर लिखना है मेरे को, मैं 120 ही लिख पाया, क्योंकि इससे ज्यादा अब मेरे पास दो ट्रेड ऑफ थे। चाहे तो मैं जबरदस्ती चीजों को खींचूं और पन्ना भरूं, या फिर कम पे छोड़ूं। तो मतलब एट द एंड आपने देखा होगा ऐसा होने वाला है कभी ना कभी, हमारे एग्जाम में भी होगा। तो एग्जामिनर किस पे ज्यादा खुश होता है, मतलब उसको पन्ना भर के चाहिए कि पन्ना भरना है, पन्ना कम नहीं छोड़ना है।
मैम मेरा फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड बात है, सेकंड तो मेरा हो गया था मैम। सेकंड में दिक्कत नहीं आई, फर्स्ट में बल्कि सेकंड में मैंने बहुत ज्यादा फैक्चुअल नॉलेज मतलब प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही लिख दिया था कि कितने मंडल्स हैं, कितने सोम, ये सब मैंने लिख दिया था। मैम फर्स्ट क्वेश्चन में मैं जब कर रहा था तो मैंने पहले तो बताया कि धोलावीरा क्या है, गुजरात में है और 1968 में पाया गया था, एंड उसका डायग्राम बना दिया अर्थ का, वो इंडिया का, उसमें धोलावीरा मैंने मार्क कर दिया। फीचर्स ऑफ धोलावीरा कोने में ऐसे बनेगा, मार्जिन के बगल हाँ में ऐसे मैम, डब्बे हाँ में, ठीक है, पूरे पेज हाँ में नहीं, पूरा वही है। धोलावीरा दिखा दिया है ना। मैंने बहुत छोटा सा किनारे बहुत छोटा सा बना के दे दिया, और फीचर्स ऑफ धोलावीरा मैंने 5 पॉइंट्स लिखे, जिसमें से एक पॉइंट अभी किसी ने बताया भी था। मैंने एक्चुअली उसमें 2021 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट उसको बोला गया था, वो कंक्लूजन के तौर पे लिख सकते वो हैं। कंक्लूजन, हाँ तो वो मैं कंक्लूजन में लिखे, हाँ ठीक है। वो मैंने उसको मार्क करके लिख लिया कि वो जो है ना वो पॉइंट थोड़ा कंक्लूड हम कर सकते हैं। मैम उसके बाद मैं ब्लैंक हो गया, क्योंकि मुझे राइज एंड फॉल में वही क्लाइमेट चेंज ही याद आ रहा था, उसके अलावा मेरे समझ नहीं आ रहा था इसे लिखें कैसे बेसिकली। मतलब ये पता है कि किस वजह से हुआ है, लेकिन उसको मतलब लिखें कैसे, क्योंकि मैम अभी वर्ड लिमिट भी काफी बची थी, तो मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या, तो मैंने उसका उत्तर क्वेश्चन पे छोड़ दिया। तो मैम अगर ऐसा हो तो क्या करें, मतलब क्योंकि एग्जाम में भी कई बार ऐसा ही हुआ है कि पता है इसका मीनिंग लेकिन लिखें क्या। देखो, जब इसीलिए तो इंसान प्रैक्टिस करता है कि उसको जो उसकी नॉलेज है वो थोड़ी बढ़ सके, उसको चीज़ें स्ट्राइक कर सके। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, बड़े दिनों बाद आंसर लिख रहे हैं, हमको याद नहीं आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस अभी तुम नहीं जा रहे हो एग्जाम देने, इस कंडीशन में अगर एग्जाम दे रहे हैं तो वो पास नहीं हो पाएगा। वो जब प्रैक्टिस कर लेगा 3 महीने की, फिर जब वो एग्जाम देगा तो उसके सोचने का तरीका, उसके पास थॉट्स, उसके पास पॉइंट्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, तब वो एग्जाम देगा, उसको चीज़ें याद आएंगी, नया क्वेश्चन को भी वो डील कर लेगा, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा नॉलेज इधर उधर से इतना पढ़ कर गया होगा कि उसको पता है कि इनका इस्तेमाल हम एक अच्छे आंसर लिखने में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी की मत सोचो, अभी तो बहुत इनिशियल है, अभी पढ़ा भी नहीं है, चीज़ों को रटा भी नहीं है, तो इसलिए नहीं याद आ रहा था। अदरवाइज जितना प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है, तभी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू। चलिए एंड करते हैं। मैम जैसे कभी कभी कुछ माइंड ब्लैंक हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कीवर्ड्स के लिए इंटरनेट यूज कर सकते हैं? अभी इसमें मत यूज करिए, आधे घंटे कौन से इंटरनेट से क्या हो जाएगा, अभी कुछ मत यस मैम, अभी यस अभी दिमाग चलाइए। वैसे भी हमारा दिमाग शांत रहता नहीं है, Yes. इधर उधर चीजों को ढूंढते ही रहते हैं। ये आधा घंटा है दिमाग को चलाने का, ठीक है। यस मैम, ठीक है। मैम एक चीज पूछनी थी, जैसे जो सेलिएंट फीचर पूछा था ऋग्वेदिक का, तो उसको एक फ्लो चार्ट बना के उसमें कर सकते हैं ताकि वो रिपीटेशन ना हो जब हम उसको। देखो, मतलब फ्लो चार्ट एक बार भेजना, कैसी इमेज की बात करो, ऐसा ना हो कि हमारा आंसर बहुत ज्यादा फ्लो चार्ट में हो जाए। हिस्ट्री वगैरह के आंसर्स में ज्यादा फ्लो चार्ट की फीचर्स आवश्यकता लिखने के नहीं। लिए, हाँ, बस फीचर्स के लिए 3-4 पॉइंट लिख के उसमें एक एक लाइन लिख के वो बस हो जाए, ताकि वो फिर जब डिफरेंस करे तो वहां पे रिपीटेशन ना लगे, इसलिए। मैम ऋग्वेदिक के फीचर्स लिखने के बाद ऋग्वेदिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन और लेटर वैदिक को मैम टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करके आंसर फॉर्म कर सकते हैं ना? क्वेश्चन रिपीट करना इज बिल्कुल भी नॉट अलाउड। ये क्वेश्चन वो पूछ चुकी है, कोई लड़की हमारी पूछ चुकी है, क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और मैम ये पूछना था, आपने जैसे बताया कि डिफरेंस बताना है तीनों में, तो आपने पहला पॉइंट तो बता दिया रिलीजन में वर्शिप का, और बाकी और 3 पॉइंट जैसे क्या आएंगे जो मैम? ये चीज हमने कंफ्यूजन सेलिएंट फीचर्स में डिस्कस की, रिचुअल्स आ गया, एक भगवान कौन से थे ये आ गया, भगवानों के नाम आ गए, ओके, ठीक है। जो तो हमने सेलिएंट फीचर्स में लिखे मतलब उन्हीं में तीन कंपैरिजन में कर काम हो डालेंगे। क्या मैम? एक वर्शिप हो गया, एक रिचुअल हो गया, एक गॉड हो गए, ठीक और है, उसमें मोनोथीस्टिक हो गया, रीबर्थ वाला एक पॉइंट आ गया, रीबर्थ में कितना Okay. भरोसा रखते थे, ठीक है। तो कंटेंट की टेंशन मत लो, वो मॉडल आंसर से मिल जाएगा, ठीक है। एक हमको पता होना चाहिए धर्म में हम ये सब चीजें सोचेंगे, राइट। आई होप आप लोगों को कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है, समझ में आई होंगी चीजें। मैम एक चीज पूछनी थी। तुम लोग पूछते ही रहोगे क्या, पूछो। मैम मैंने मैम जो मैम फर्स्ट क्वेश्चन में पॉइंट लिखने थे मैम वो तो लिख दिए मैम, लेकिन इतना प्रिसाइज लिख दिया कि वो 1.5 पेज में आया मैम, ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, अभी इतना कंटेंट नहीं है ना, इतना भी प्रिसाइज नहीं लिखना है, थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन में लिखो। 12 मार्क्स का क्वेश्चन था, भरने हमको सारे पेजेस हैं। यूपीपीसीएस वही में पेज भरना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इक्वली इम्पोर्टेंट। अगर कोई कह रहा है पेज ना भरो तो वो गलत बता रहा है। कितने मैम, कितने पेज जितने पेज मिले, 2.5 से 3 12, 1.5 से 2 वो 8। ओके, थैंक यू मैम। मैम किसी की कॉपी आप शेयर करेंगे, प्रैक्टिकल कॉपी, मतलब कि ऐसे ही करना है लाइक कुछ ये वाले आंसर्स? ढूंढ लो किसी टॉपर वॉपर की कॉपी, तो तुम ही लोग ढूंढते हो, ढूंढ लो। मैम पेज का साइज वही रहता है जो यूपीएससी में पेजेस का साइज रहता है? जो यूपीएससी की शीट्स आती है ना अमेज़न पे जो मिलती है, ठीक है, उसी के लगभग Exactly लगभग वही रहता है। रहता है। मैंने हाथ से नापा हुआ है 12 तक,
थोड़ा थोड़ा ऑलमोस्ट वही रहता है, ठीक है। तो ठीक है मैम, उसको thank you. भरो, मैम- अगर उसको भरेंगे यूपीएससी वाली जो शीट है उसको भरकर चलो तो वहां पर भी भरेगा, ठीक है। हम ये बोल रहे थे कि जैसे कंटेंट वगैरह के लिए तो आपने बता दिया, वो रहता भी है काफी कुछ। जैसे किसी के पास अगर कुछ अच्छे डायग्राम्स होते हैं या कुछ है तो प्लीज शेयर कर दिया करो ताकि सबको मिल जाए। इतना जैसे इस कहना- कलयुग में आई डोंट थिंक इतना कोई शेयर करेगा, अपने लिए मेहनत खुद करनी पड़ती। नहीं, अगर मैम कुछ किसी के पास कुछ हाँ better मतलब कोई रहता है। करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है, आपस में जितनी सहायता सहयोग करेंगे एक दूसरे का, दैट विल बी गुड। क्योंकि मैम बहुत बार डायग्राम नहीं मिल पाते हैं। हाँ नहीं मिल पाते हैं, वो तो बात सही है, ठीक है। गुड नाइट एवरीवन। मैं बस ये निखिल का आंसर पढ़कर मैं मीटिंग एंड करूंगी। से उत्तराधिक धर्म में कुरीतियों के परिणाम बौद्ध और जैन धर्म के विकास के आधार प्रदान किया और इसे यस गुड, यही उसने भी बोला था कि आगे आने वालों का बेस हो सकता है, ठीक है। अच्छा कंक्लूजन है निखिल, ठीक है। चलिए ओके एवरीवन, मैं Okay, ma'am. डिस्कशन Thank you. बना Good दूंगी night. ताकि- थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। गुड नाइट मैम। थैंक यू मैम, गुड नाइट।